तो यह स्टोरी है कृति की। वो अभी अभी कॉलेज जाने लगी थी और वहां जाकर वो काफी नए दोस्त बनाने लगी थी। भोली और मासूम सी दिखने वाली कृति को उसके दोस्त भी काफी पसंद करते थे और वह जल्दी ही सबसे घुल मिल जाती थी। उसके घर में उसकी छोटी बहन मुस्कान और एक बड़ा भाई करण था। मां संध्या और पिता संजय दोनों काम करते थे, लेकिन तीनों बच्चे काफी समझदार थे, जिसके कारण उन्हें काफी सुविधा हो जाती थी। कृति कॉलेज से आकर खाना बना दिया करती थी ताकि उसकी मां को सुविधा हो। वहीं करण, जो कि काम करता था, आते समय सब्जी वगैरह ले आता था। इसी के साथ ही रात का सारा काम भी तीनों भाई बहन मिलकर कर लेते थे। कुल मिलाकर यह परिवार काफी खुश था। दिन इसी तरह से बीत रहे थे कि कृति का जन्मदिन आया। कृति के कुछ खास दोस्तों ने उसके जन्मदिन वाले दिन उसके घर पर आकर उसका जन्मदिन मनाने की जिद की। तब कृति ने अपने माता पिता से इस बारे में पूछा तो वह लोग भी मान गए। जन्मदिन वाले दिन कृति के दोस्त नीरव, शशांक, प्रीति, जानवी और कुछ अन्य दोस्त उसके लिए केक लेकर आए। उसके माता पिता ने उन सब के लिए अच्छे खाने का आर्डर दे दिया था और शाम को केक काटने के बाद उन सब ने कृति को उसके जन्मदिन का तोहफा दिया और खाना खा पीकर चले गए। लेकिन यहाँ किसी ने भी गिफ्ट के ऊपर नाम नहीं लिखा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कौन सा गिफ्ट किसका है। ए सिंगल वो कृति को पता चले। कृति को काफी सारे तोहफे मिले थे, जिसके कारण वह काफी खुश थी। उसने एक एक करके सारे तोहफे खोले। किसी में सूट था, किसी में मेकअप का सामान, किसी में किताबें। लेकिन एक गिफ्ट जो उसे काफी ज्यादा पसंद आया वह था एक प्यारा सा सॉफ्ट टॉय। वो एक बहुत क्यूट सा लुबलू सॉफ्ट टॉय था और कृति को सॉफ्ट टॉय काफी पसंद भी थे। उसने वो टॉय उठाया और उसे अपने कमरे में ले आई और उस रात वो उसे लेकर ही सोई। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं तो लाबूबू डॉल एक बहुत ही ज्यादा महंगी गुड़िया है और यह आजकल लोगों में काफी पसंद की जा रही है। खैर, अगली सुबह कृति की नींद काफी लेट खुली। वो आज तक कभी ऐसे नहीं सोई थी, लेकिन आज पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। उसने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह भी तो इंसान ही थी ना, और इंसान तो गलती करते ही है। कृति तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। वो सबसे हमेशा की तरह ही हंस बोल रही थी और बातों ही बातों में सब ने उससे पूछा कि उसे तोहफा कैसे लगा। कृति ने बताया कि उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगा और खासकर वो गुड़िया, उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी और खूबसूरत हैं। बहुत ही मासूम गुड़िया लगी, वो महंगी आई होगी ना। तब उसके दोस्तों ने कहा कि दोस्ती में महंगा सस्ता नहीं देखा जाता। जब उनका जन्मदिन आए तो वह उन्हें भी कुछ ऐसा दे सकती है। इस पर कृति हल्के से मुस्कुरा दी। सब कुछ बिल्कुल सही से चल रहा था, लेकिन अब कृति के साथ जो होने वाला था वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कृति कॉलेज से वापस घर आ गई और अपने कामों में लग गई। इसी दौरान जब वह अपने कमरे में गई तो उसकी नजर उस लाबूबू डॉल पर पड़ी। उसे देखकर कृति उसके पास आई और उसके साथ खेलने लगी। उसके साथ खेलते खेलते कृति को समय का पता ही नहीं चला। यहां तक कि आज उसके माता पिता भी आ चुके थे, लेकिन कृति अब भी उससे खेल रही थी। कृति अक्सर इस समय तक खाना बनाकर रखती थी, लेकिन आज उसने कुछ भी नहीं किया था। यह देखकर उसकी मां जब उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि कृति उस गुड़िया के साथ खेल रही थी। उन्होंने कृति के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, लगता है तुम्हें यह गुड़िया काफी पसंद है। एक काम करो, तुम इससे खेलो, मैं जाकर खाना बना लेती हूं। यह सुनकर कृति ने जब मोबाइल की ओर देखा तो पाया कि अब तक 2-3 घंटे हो चुके थे। यह देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई कि वह कितनी देर से उस गुड़िया के साथ खेल रही थी। उसने अपनी मां से कहा कि वह बैठे, वह अभी खाना बना देती है, लेकिन उसकी मां ने मना कर दिया और खुद ही खाना बनाने लगी। कृति को लगा था कि वह सिर्फ 5 से 7 मिनट से ऐसे खेल रही है,
लेकिन उसे क्या पता था कि इतना समय हो चुका है। उसे इस बात की काफी ज्यादा हैरानी थी। उसने इस बारे में अपने माता पिता से भी बात की। तब उन्होंने उसे यही कहा कि वह उसके साथ खेलने में इतनी मग्न हो गई थी कि शायद उसे टाइम का पता ही नहीं चला। कृति को भी यह बात सही लगी और फिर उसने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वह सारे लोग खाना खा पीकर सो गए। वहीं कृति थोड़ी देर पड़ने के बाद सो गई। अगली सुबह जब कृति की आंख खुली तो उसने पाया कि वह अपने घर पर नहीं बल्कि झाड़ियों के अंदर थी। यह देखकर वह एकदम से उठी और हैरानी से आसपास देखने लगी। उसके आसपास पेड़ ही पेड़ थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ है और यहाँ वह कैसे आई। जहां तक उसे याद था वह तो अपने कमरे में सो रही थी। तब यह सब देखकर उसे लगा हो ना हो यह उसका कोई सपना है। इसलिए उसने अपने आप को नाखून मारकर उठाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। कृति की उम्र भी इतनी नहीं थी और ऊपर से वह अचानक से यहां आ चुकी थी। यह सब देखकर वह काफी ज्यादा डर चुकी थी। इसलिए वह फौरन से अपनी जगह से उठी और डरते डरते वहां से बाहर जाने लगी। वह कोई पार्क था जहां पर सुबह के समय लोग टहलने आए हुए थे। कृति पजामे और टी शर्ट में घबराते हुए वहां से बाहर निकल रही थी। इस दौरान कुछ लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ी। उसे देखकर यह पता चल रहा था कि कृति अभी सोकर उठी है। सब लोग उसे जिस तरह से देख रहे थे उससे कृति को बहुत अजीब लग रहा था। वह नजरें झुका के वहां से तेजी से निकलने लगी। यहां अच्छी बात यह थी कि वह जिस जगह पर थी उस जगह से वह भली भांति परिचित थी। यह उसी की कॉलोनी का पार्क था जिसकी वजह से वह जल्दी घर पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी को सुबह सुबह घर में ना पाकर उसके माँ बाप काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वह उसे पूरे घर में ढूंढ चुके थे, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। ठीक इसी दौरान कृति उन्हें बाहर से आती हुई दिखाई दी। उसे सही सलामत देखकर उन सबकी जान में जान आई। तभी उसकी मां ने उससे पूछा कि आखिर वह सुबह सुबह कहां निकल गई थी, वह भी बिना बताए। तब कृति ने उन्हें सारी बात बताई। यह सब सुनकर उसके घर वाले काफी ज्यादा घबरा गए। तभी उसके पिता बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे नींद में चलने की बीमारी हो गई है। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं यह रात में सोते हुए कहां निकल जाए। उसकी मां को भी यह बात सही लगी और उन्होंने यह सोच लिया था कि कृति को कुछ दिनों में किसी डॉक्टर को दिखा देंगे। सब लोगों ने कृति को शांत करवाया और अब वह बिल्कुल शांत हो चुकी थी। वह तैयार होकर हमेशा की तरह कॉलेज गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यह बात घूम रही थी कि कैसे वह सुबह उस अजीब सी जगह पर आ गई थी। इन सब के कारण वह पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग पा रही थी और यहाँ तक कि आज वह हमेशा की तरह हंस खेल भी नहीं रही थी। तब उसकी सहेली प्रीति ने उससे इसका कारण पूछा। वह यह बात फिलहाल किसी को बाहर बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सिर दर्द का बहाना बना दिया और कॉलेज के बाद वापस घर आ गई। घर आकर वह हमेशा की तरह अपने कामों में लग गई और आज रात जब वह सोई तो अगली सुबह उसने दोबारा खुद को एक अनजान जगह पर पाया। इन सब से कृति काफी ज्यादा घबरा गई थी। वह अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब वह कुछ आगे बढ़ी तो आसपास का नजारा देखकर वह काफी ज्यादा हैरान रह गई क्योंकि वह एक श्मशान के अंदर थी। कृति डरते हुए वहां से आगे की ओर भागी। कल तो वह फिर भी अपने घर के पास वाले पार्क में थी, लेकिन आज वह अपने घर से काफी ज्यादा दूर निकल आई थी, इतना कि उसे रास्ता भी नहीं मिल रहा था। यह सब देखकर कृति रोने लगी। तब सुबह सुबह अखबार पहुंचाने वाले एक शख्स ने कृति को इस तरह से रोते देखा तो उसने कृति से इसका कारण पूछा। वैसे तो कृति को पता था कि किसी अनजान इंसान से बात नहीं करनी चाहिए,
लेकिन इस समय वह जिस मुसीबत में थी उसे किसी ना किसी से मदद की जरूरत थी। इसलिए उसने उस शख्स का फोन मांग लिया और उस शख्स ने दे दिया और फिर कृति ने अपने घर पर फोन किया और उसने कहा कि वह इस अनजान जगह पर है, आकर उसे ले जाएं। तब उस अखबार बेचने वाले शख्स ने उसे उस जगह का पता बताया और वह पता पाकर उसके पिता उसे वापस ले आए। घर आकर कृति बुरी तरह रोने लगी। उसकी मां ने उसे शांत कराया और उसके पिता बोले कि आज इसको किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सब लोगों को यह बात सही लगी और वह सारे उसी दिन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो उन्हें कृति सामान्य लगी, लेकिन क्योंकि अब यह रोज की बात थी इसलिए डॉक्टर को लगा कि शायद इसमें वह सिम्टम्स ना हो, इसलिए उन्होंने कृति के लिए दवाई लिख दी। अब उसके घर वाले इस बात से निश्चिंत थे कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह लोग अपनी तरफ से रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गेट पर ताला मारा और चाबी अपने पास लेकर सो गए। उसी रात कृति भी दवाई खाकर वह डोल लेकर सो गई। उसी रात ठक ठक की आवाज से उसकी मां की नींद खुली। वो आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं आया। यही सोचकर उन्होंने अपने पति को जगाया। दोनों पति ने डंडा उठाया और उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान संजय जी ने एक कड़क आवाज में कहा, कौन है वहां? उनकी आवाज सुनकर वहां एकदम शांति पसर गई। वो ठक ठक की आवाजें आना बंद हो गई। वातावरण में अजीब सी ठंडक आ गई थी, जिसे महसूस करके संध्या जी को हल्का डर लगने लगा था। लेकिन फिर भी वो पति पत्नी जैसे तैसे आगे बढ़े। वो आवाज बाहर जाने वाले दरवाजे के पास से आ रही थी और जब वह दोनों वहां तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास कृति खड़ी थी और इस दौरान उसके हाथ में पत्थर भी था। यह देखकर उन दोनों को समझते देर ना लगी कि हो ना हो कृति को वापस नींद में चलने का दौरा पड़ा होगा और इसलिए वह नींद में यह सब कर रही है। उन लोगों ने कृति के हाथ से वह पत्थर लिया। इस दौरान कृति ने बिना किसी हमले के वह पत्थर दे दिया। तभी संजय जी की नजर कृति के चेहरे पर पड़ी, जिसके ऊपर एकदम सपाट भाव थे। इस समय कृति काफी ज्यादा भयानक लग रही थी, लेकिन संजय जी ने खुद को संभाला और कृति के मुंह पर पानी छिड़का। पानी छिड़कने से कृति होश में आई और हैरानी से आसपास देखने लगी। उसके माता पिता ने उसे संभाला और उसके कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद वो दोबारा सो गई, लेकिन आज की रात उसके माता पिता वहीं रहे। अगली सुबह कृति हमेशा की तरह तैयार होकर कॉलेज गई और वहां जाकर उसे पता चला कि उसके कॉलेज की तरफ से उसकी क्लास के बच्चों के लिए एक ट्रिप प्लान किया गया है, जिसमें वे सारे राजस्थान जाने वाले हैं। कृति जाना तो चाहती थी, लेकिन उसकी नींद में चलने की बीमारी ने उसे जकड़ रखा था, क्योंकि जब वह यहां नींद में चलते हुए कहीं भी निकल रही है तो वहां तो पता नहीं वह कहां गायब हो जाए। यही सोचकर उसने जाने से मना कर दिया। यह सुनकर उसके दोस्तों को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि कृति को घूमना फिरना काफी पसंद था और अब वह इसे मना कर रही थी। इसलिए उन सब ने उसे मनाने की काफी कोशिश की। कृति की भी जाने की काफी इच्छा थी, इसलिए उसने इस बारे में एक बार अपने माता पिता से बात करने का सोचा। उसके माता पिता भी चाहते थे कि वह वहां जाए और नई जगह जाकर वहां के बारे में और जाने समझे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर अगले 2-3 दिनों तक सब सही रहा तो वह जा सकती है। कृति भगवान से इस बारे में प्रार्थना करने लगी और यह उसकी प्रार्थना का ही असर था या कुछ और कि कृति उस रात बिल्कुल सही रही। इन सब से कृति काफी खुश थी। उसके माता पिता को लगा कि शायद यह उन दवाइयों का असर है, इसलिए उन्होंने कहा कि आज एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। कृति को भी यह बात सही लगी और फिर उसी दिन वह लोग दोबारा से डॉक्टर से मिले और उन्हें यह बात बताई। तब डॉक्टर ने कहा कि वह लोग यह दवाई कंटिन्यू करें और 1 महीने बाद वह लोग उससे मिले। 1
महीने के अंदर शायद कृति की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए, और अगर वह इसी तरह से दवाई खाती रहेगी तो फिर उसे अभी इस तरह के दौरे नहीं पड़ेंगे। यह सब सुनकर कृति काफी ज्यादा खुश हुई और उसी दिन उसने अपने दोस्तों से राजस्थान ट्रिप के लिए हाँ कर दी। वो लोग अब ट्रिप की प्लानिंग करने लगे और ट्रिप के लिए सारे जरूरी सामान की शॉपिंग करने लगे। लगभग 2-3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कृति को यह दौरे नहीं पड़े थे। इसकी वजह से कृति पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी कि उसके साथ अब दोबारा से यह सब नहीं होगा, लेकिन वह फिर भी दवाई खा रही थी। खैर, तय समय पर उनके कॉलेज की बस राजस्थान के लिए निकली। उन सब ने बस में काफी ज्यादा मस्ती की और कई घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद वह लोग राजस्थान पहुंच गए। वहां उन्होंने एक होटल में चेक इन किया। अब क्योंकि इतना लंबा सफर करके सभी काफी थक चुके थे, इसीलिए उस रात सबको आराम करने के लिए कहा गया। सारे लोग खाना खा पीकर सो गए। कई लड़के लड़कियों को एक एक कमरे में ठहराया गया था। उसमें से कृति कुछ लड़कियों के साथ एक कमरे में ठहरी हुई थी। कृति अपने नेचर की वजह से उन सभी लड़कियों से घुल मिल गई, जबकि उसकी सहेली जानवी हमेशा की तरह एक कोने में बैठी हुई थी। वह कृति के बिहेवियर को अब्सॉर्ब कर रही थी। कृति काफी समय से ही यह बात नोटिस कर रही थी कि जानवी ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन हां, वह उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती है। उसे यह बात काफी अजीब लगी और उसी रात उसने बातों ही बातों में जानवी से यह पूछ लिया। यह सब सुनकर जानवी बोली, तुम्हारे बात करने का तरीका मुझे काफी पसंद है, तो मैं उसे कॉपी करने की कोशिश करती हूं, लेकिन वह मुझसे हो नहीं पाता। तुम सच में बहुत कूल हो, बस कभी बदलना मत। इस पर कृति बोली, तुम हर बार क्लास में फर्स्ट आती हो, जबकि मैं पासिंग मार्क्स लेकर आती हूं। सारे टीचर्स तुम्हारी तारीफ करते हैं, तो कूल तो तुम हुई ना। देखो, हम सभी अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं। जो बात तुम में है तो मुझ में नहीं है। तुम अपने हिसाब से रहो, मैं अपने हिसाब से रहूंगी, और यही तो हम सभी को अलग बनाता है। इस पर जानवी हल्के से मुस्कुरा दी। शायद वह भी कृति की बात से सहमत थी। कुछ देर बातें करने के बाद वह सारी लड़कियां सो गई, लेकिन देर रात उनके साथ सो रही प्रीति की अजीब सी आवाज की वजह से आंखें खुली। आंखें खोलते हैं उसने देखा कि कोई दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहा था। यह देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को कौन बाहर जा रहा है। उसने उसका पीछा करने की सोची। वह अपने कमरे से निकलकर उसे लड़की के पीछे पीछे जाने लगी। वह लड़की अपने कमरे से निकलकर उस होटल से बाहर की ओर जाने लगी। यह देखकर प्रीति को काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि इतनी रात गए किसी को बिना बताए ऐसे बाहर जाना सही नहीं था, और वह भी अनजान जगह थी। इसलिए वह दौड़कर उस लड़की के पास आई। जब वह उसके पास आई तो उसने देखा कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि कृति थी। कृति के चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाग थे। यह देखकर प्रीति काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने कृति को झकझोरा और बोली, कृति, इतनी रात गए तुम कहां बाहर जा रही हो? उसके झकझोरने के कारण अचानक से कृति को एक झटका लगा और वह हैरानी से आसपास देखते हुए बोली, यह मैं कहां पर आ गई? यह सुनकर प्रीति बोली, तुम होटल से बाहर जा रही थी, तभी मैंने तुम्हें रोक लिया, लेकिन तुम जा कहां रही थी इतनी रात में? तब कृति ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर प्रीति बोली, अगर यह बात थी तो तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता था। वह तो मैंने देख लिया तुम्हें जाते हुए। अगर मैं नहीं देखती तो तुम कहां चली जाती पता ही नहीं चलता। तब कृति ने उसे बताया कि वह बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से वापस ऐसे हो गई। लेकिन जब तक वह यहां पर है वह इस बात का ख्याल रखेगी।
इसके बाद फिर दोनों वापस होटल में आ गए। वापस आकर प्रीति तो सो गई, लेकिन कृति की नींद उड़ चुकी थी। उसे डर लगने लगा था कि अगर दोबारा से वह नींद में चलने लगी तो ना जाने उसके साथ क्या होगा। यही सब सोचकर उसने पूरी रात जागने का फैसला किया। कुछ समय बाद उसे नींद भले ही आ रही थी, लेकिन वह फिर भी सोई नहीं। अगली सुबह सारे बच्चे एकदम फ्रेश मन से उठे थे, लेकिन टेंशन की वजह से कृति सोई नहीं। उसने इस बारे में अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया, क्योंकि वरना वह चिंता करते। उसी दिन नाश्ता करने के बाद सारे बच्चे वापस बस में बैठकर राजस्थान घूमने के लिए निकल पड़े। जहां सारे लोग मस्ती कर रहे थे, वहां पर कृति काफी गुमसुम थी। उसे इस तरह से देखकर उसके दोस्त नीरव ने उससे इसका कारण पूछा, तो अब इससे पहले कि कृति कुछ बोलती, प्रीति ने उसे सब बता दिया। यह सुनकर सब लोगों ने कहा कि वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, वह उसके साथ है, वह बस आराम से एंजॉय करे। और रही बात रात में चलने की, तो हम सभी में से कोई ना कोई हर घंटे तुम्हारा ख्याल रखेगा, ताकि तुम नींद में चलकर ज्यादा दूर ना निकल जाओ। कृति ने इसके लिए मना तो काफी किया, लेकिन वह लोग नहीं माने, क्योंकि वह लोग उसके दोस्त थे। उस दिन पूरी जगह घूमने फिरने के बाद रात के समय कृति आराम से सो गई, और सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को न जाने कहां पाया। यह देखकर कृति काफी ज्यादा रोई, क्योंकि वह अनजान जगह पर ऐसे गुम हो गई थी, और ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही मोबाइल फोन जिससे वह उन सबको इन्फॉर्म कर सके। इसी के साथ ही उसके पैरों में भी काफी दर्द हो रहा था। उसने आसपास के लोगों से उस होटल का पता लगाने की कोशिश की जहां पर वह ठहरे हुए थे, लेकिन उन लोगों ने बताया कि वहां ऐसा कोई भी होटल नहीं है। तब कृति ने उनसे उस जगह का पता पूछा, तब उसे जो पता चला उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कृति उस शहर में ही नहीं थी जहां पर वह लोग रुके हुए थे, और यहां तक कि आज तारीख भी एक दिन बाद की है। मतलब कृति लगातार एक दिन से सो रही है। यह सब सोचकर कृति काफी ज्यादा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने उन लोगों से फोन लिया और अपने कॉलेज की टीचर को फोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। तब उन लोगों ने कृति को पहले तो बहुत डांटा, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात थी तो वह सबको बता देती, तो वह कुछ कर सकते थे या फिर वह आती ही ना। ऊपर से कृति जिस रात वहां से गायब हुई थी, उस रात उसके दोस्तों में से एक ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह उन पर हमला करके वहां से भाग गई थी। यह सुनकर कृति को काफी ज्यादा झटका लगा, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं था। लेकिन फिर भी कृति ने उन सब से इसके लिए माफी मांगी और कहा कि वह बस के जरिए घर ही चली जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अनजान शहर है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन लोगों की है, इसलिए वह कुछ समय के लिए उसी जगह पर रहे। वह लोग बस लेकर वहीं आ रहे हैं। कृति इसके लिए मान गई और फिर अगले ही पल वह लोग वहां से निकल पड़े। शाम होने तक वह लोग कृति के पास वापस आ गए। कृति ने कुछ नहीं खाया था, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। कृति के पास पहुंचते ही उसकी टीचर ने उसे दोबारा डांटा और फिर उसके बाद कृति बस में बैठ गई। आज सब लोग उसे बहुत अजीब निगाहों से देख रहे थे। इसी दौरान उसकी नजर अपने दोस्तों पर पड़ी, जिनमें से शशांक का सर फूटा हुआ था। कृति को देखते ही वह काफी ज्यादा घबरा गया था। कृति ने उसका हालचाल पूछने की भी कोशिश की, लेकिन वह तो कुछ बताने की हालत में ही नहीं लग रहा था। जानवी ने कृति को पानी और कुछ चिप्स दिया, क्योंकि शायद उसे पता था कि कृति ने कुछ खाया नहीं होगा। जहां सारे लोग कृति से डर रहे थे, वहीं जानवी बिल्कुल सामान्य बनी हुई थी। उसने कहा, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन डरने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर अपना अच्छे से इलाज कर लेना। इस पर कृति ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और इसी के साथ ही वह बस दोबारा से चलने लगी। पहले जहां बस में इतनी चहल पहल थी,
आज बस में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कृति के सीट के पीछे प्रीति बैठी हुई थी और वह उससे धीमी आवाज में बोली, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं कि तुमने क्या किया था? तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि तुम नींद में थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे तुम्हारे ऊपर किसी चुड़ैल का साया हो। यह सब सुनकर कृति काफी ज्यादा घबरा गई और उसने उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था। तब उसने बताया, उस रात तुम नींद में चल रही थी। इसके बाद प्रीति उसे रात की घटी उस घटना के बारे में बताती है, जो मैं आपको अपने शब्दों में बयां करता हूं। कृति और बाकी लड़कियां आराम से सो रही थी कि देर रात अचानक से कृति उठी और बाहर की ओर जाने लगी। इस दौरान उसका दोस्त शशांक कॉरिडोर के बाहर ही टहल रहा था। वह कृति की रखवाली के लिए वहां टहल रहा था। कृति को वहां आता देखकर वह उससे बोला, अच्छा तो तुम्हें द्वारा पड़ ही गया, चलो मैं तुम्हें जगा देता हूं, फिर तुम अपने कमरे में चली जाना। बोलकर वह उसे छोड़ने ही वाला था कि कृति ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ इतना ज्यादा जोरदार था कि शशांक की आंखों के आगे तितलियां नाचने लगी। कुछ समय तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर अगले ही पल वह अपनी जगह से हिला और बोला, कृति यह तुम्हें क्या हो गया है? चलो उठो जल्दी। लेकिन कृति के चेहरे पर भयानक भाव आ गए थे। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान तैर गई थी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। वह कुछ समय तक तो शशांक को ऐसे ही घूरती रही, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और शशांक की गर्दन दबोच ली और उसे हवा में 2 फीट ऊपर लटका दिया। कृति जैसी दुबली पतली लड़की ने शशांक जैसे हट्टे-कट्टे इंसान को ऐसे दबोच रखा था। शशांक ने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन कृति की पकड़ उसके ऊपर काफी ज्यादा मजबूत थी और हर गुजरते समय के साथ उसकी पकड़ उसकी गर्दन पर और ज्यादा मजबूत हो रही थी। ठीक इसी दौरान जानवी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आई। उसने यह जब नजारा अपनी आंखों से देखा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कृति ऐसा कर रही है। उसने कृति को आवाज दी। वह आवाज सुनकर कृति उसकी तरफ मुड़ी। उसने जानवी को एक क्रिपी स्माइल दी और इसके बाद उसने शशांक को दीवार से दे मारा और वहां से भाग खड़ी हुई। जानवी ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वह किसी चीते की तरह छलांग मारकर वहां से भाग गई और इसी के साथ प्रीति ने अपनी बात पूरी की। यह सब सुनकर कृति काफी ज्यादा घबरा गई। उसने जानवी से पूछा, उस रात तुम वहीं पर थी, तो तुम बताओ कि क्या सच में मैंने ऐसा किया था? तब जानवी बोली, देखो मैं तुम्हारी मानसिक स्थिति समझ रही हूं और इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है उस समय तुम होश में नहीं थी, लेकिन अभी तुम होश में हो और तुम्हें इतनी बड़ी बात बताना सही नहीं होता। हम अभी यहां से घर ही जा रहे हैं, तुम वहां पर अच्छे से आराम करके ठीक हो जाना। इसके आगे कृति कुछ ना बोली। उसने जो भी किया था वह उसे याद नहीं था, लेकिन जो उसने अपने कानों से सुना था उसे पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने शशांक से भी जब इस बारे में बात की तो शशांक ने भी यही बात बताई और शायद यही वजह थी कि उसके बस में चढ़ते ही शशांक उससे डर रहा था। कृति ने उससे अपने किए की माफी मांगी और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने जानवी से कहा, तुम मुझसे थोड़ी दूर जाकर बैठ जाओ, वरना कहीं मैं तुम्हें भी नुकसान ना पहुंचा दूं। यह सुनकर जानवी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, उस समय तुम होश में नहीं थी, इसी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अभी तुम पूरी तरह से होश में हो। इन सब बारे में मत सोचो और सामान्य रहने की कोशिश करो, सब सही होगा। इस मुसीबत की घड़ी में जानवी उसके साथ खड़ी थी, जबकि सारे लोग उससे डरे हुए थे। कई घंटे के सफर के बाद वह लोग वापस शहर में आ गए और फिर सभी अपने अपने घर चले गए। इस दौरान वह टीचर भी कृति के घर आई और उसके मम्मी पापा से इस बारे में बात की और उनसे कहा कि जब तक कि कृति सही नहीं हो जाती तब तक उसे कॉलेज ना भेजें।
हम और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसके माता पिता इसके लिए मान गए और अब कृति घर पर ही रहने लगी थी। इन सब के कारण हमेशा हंसने खेलने वाली कृति खामोश हो गई थी। उसके दोस्त जो हमेशा उससे बातें किया करते थे, उन लोगों ने भी उससे दूरी बना ली थी। ऐसे समय में भी जानवी उसके साथ थी। वह कॉलेज के बाद शाम के समय कृति के घर आई और उसे अपने नोट्स दे देती ताकि उसे पढ़ाई में आसानी हो। कृति के नींद में चलने का यह सिलसिला अब भी जारी था। लेकिन यहां अजीब बात हुई थी कि जहां पहले कृति ने शशांक को नुकसान पहुंचा दिया था, वहां पर वह घर के किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। 1 महीने दवाई खाने के बाद जब काफी समय तक कृति नींद में नहीं चली तो फिर वह दोबारा से कॉलेज जाने लगी। लेकिन यहां पर सारे लोग उसे देखकर अब भी डर रहे थे। कृति ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की कि वह पूरी तरह से अब ठीक हो चुकी है, लेकिन वह लोग नहीं माने और लोगों का इस तरह का बर्ताव कृति को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। हालांकि जानवी के साथ उसकी अब भी दोस्ती थी, लेकिन जानवी ज्यादातर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी, जिसके कारण कृति को थोड़ा बुरा लगने लगा था। तब उसने भी सोचा कि अब वह भी ज्यादा पढ़ाई पर ही ध्यान देगी। यही सब सोचकर कृति पहले से ज्यादा पढ़ने लगी। लेकिन यहां वैसा नहीं हुआ जैसा कृति चाहती थी। वह जब भी पढ़ने बैठती उसका सिर भारी होने लगता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो हर किसी के साथ होता है, पढ़ाई से हर कोई दूर भागता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। कृति के साथ यह परेशानी अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई थी। इसी के कारण कृति पढ़ाई छोड़कर बिस्तर पर आकर लेट जाती। अपने बिस्तर पर रखी वह लाबुलू डोल को देखकर कृति को रोना आ रहा था, क्योंकि उसके जन्मदिन पर उसके दोस्तों ने कितने प्यार से उसे वह गुड़िया दी थी और अब इस गुड़िया को छोड़कर कोई भी उसके साथ नहीं था। कृति उस गुड़िया को पकड़कर रोने लगी, लेकिन तभी अचानक उसे एक प्यारी सी आवाज आई। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे दोस्त भले ही चले गए हैं, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूं। तुम मुझसे भी वैसे ही बातें कर सकती हो। यह सुनकर कृति हैरानी से उस गुड़िया की ओर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह आवाज कहां से आ रही है, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह आवाज इस गुड़िया में से आई थी। इसलिए वह हैरानी से उसे देख रही थी कि तभी अचानक वह प्यारी सी आवाज दोबारा आई। अरे इतनी हैरान क्यों हूं? यह मैं ही तो हूं। मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूं और भले ही तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर चले गए हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कृति अभी अकेलेपन से जूझ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि यह गुड़िया उससे बात कर रही है। वो उस गुड़िया को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और बोली, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो सब सही था, फिर अचानक से यह सब कैसे हो गया? तब वह गुड़िया बोली, तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि काफी ज्यादा मतलबी लोग थे जो जरा सी मुसीबत आने पर तुम्हें छोड़कर चले गए। इसलिए मेरी बात मानो, मुझसे दोस्ती कर लो। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। कृति को लगा कि यह उसका वहम ही है, इसलिए वह बोली, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूं। बस तुम मुझे बाकियों की तरह छोड़कर मत जाना। इसके बाद उसने दोबारा से उस गुड़िया की ओर देखा। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसे मानो अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वह एकटक उस गुड़िया की ओर देखती रही और ना जाने कितनी देर तक ऐसे ही देखते रही। कुछ देर बाद अचानक से उसे जानवी की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से वह होश में आई। जानवी उससे बात करने लगी, लेकिन तभी इसी दौरान कृति को अपने मन में वही आवाज आई, यह लड़की बहुत मतलबी है, इसे अभी के अभी यहां से निकाल दे। यह सब इसी का किया धरा है। यह सुनकर कृति को काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसे लगा कि यह उसके मन का वहम है,
इसलिए उसने इसे नजरअंदाज किया। लेकिन फिर अगले ही पल उसे यह आवाज दोबारा आई, उस रात इसी लड़की ने तेरे साथ वह सब किया था, अभी के अभी इसे यहां से निकाल दे, यह दोबारा से कुछ करने आई है। यह सब सुनकर कृति काफी ज्यादा हैरान रह गई। लेकिन फिर अगले ही पल उसे याद आया कि उस रात जब उसके साथ यह सब हुआ था तो जानवी भी वहीं पर थी और वह सब जानने के बावजूद भी सामान्य बनी हुई थी। इसके बाद उसका शक और गहरा हो गया कि हो ना हो इन सब में जानवी का हाथ है, वह उससे शायद जलती है तभी ऐसा कर रही है। लेकिन वह यह बात डायरेक्टली मुंह पर नहीं बोल सकती थी, इसलिए उसने कहा, मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है, मुझे थोड़ा आराम करना है, अब तुम चली जाओ। यह सुनकर जानवी को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन जब वह खुद ही नहीं चाहती कि वह वहां रुके तो फिर वह वहां रुककर क्या करती, इसलिए वह भी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वह गुड़िया उससे दोबारा बोली, मैं तुम्हारे मन से जुड़ा हुआ हूं और मैं तुम्हारा अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानता हूं। असल में मैं एक फरिश्ता हूं जो तुम्हारे लिए आया हूं, इसलिए मुझ पर भरोसा करना। इस पर कृति ने हामी भरी और अब वह ज्यादा से ज्यादा समय उस गुड़िया के साथ बिताने लगी। अब वह ना ही ज्यादा अपने कमरे से बाहर निकलती थी और ना ही घर के बाकी काम करती थी, और यही सब करते करते महीना निकला और वह लोग कृति को लेकर दोबारा डॉक्टर के पास गए। सारी बातें जानने के बाद डॉक्टर ने उसे दोबारा से दवाई लिखी। ठीक इसी दौरान उसके दिमाग में दोबारा से उसी गुड़िया की आवाज गूंजी, यह झोला छाप डॉक्टर है, यह सिर्फ पैसा खाना चाहता है और कुछ नहीं, इसी वजह से फालतू की दवाइयां लिख रहा है, तुम यह सब बिल्कुल मत लेना। पता नहीं इस आवाज में ऐसा क्या था कि कृति उसकी बात मानने से रोक ही नहीं पाती थी। इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि यहां से चलते हैं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इस पर उस डॉक्टर ने कहा कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दवा लो। यह सब सुनकर कृति को पता नहीं क्या हुआ कि उसने उस डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और बोली, मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूं, तुम डॉक्टर खाली पैसा खाने के लिए सबको ज्यादा से ज्यादा अपनी दवाई बेच रहे हो, तुम्हें चाहिए तो यह दवा तुम खुद खाओ। यह सब देखकर संजय जी ने जैसे तैस उस डॉक्टर को कृति से छुड़वाया और उनसे माफी मांगकर उसे लेकर बाहर आ गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कृति ऐसा कुछ कर सकती है। वह उससे इस बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन संध्या जी ने उन्हें रोक लिया था। इन सब के बाद कृति को कॉलेज छोड़कर दोनों पति पत्नी काम पर चले गए। कृति क्लास में तो थी, लेकिन वह वहां होकर भी वहां नहीं थी। इसी दौरान एक टीचर ने उससे कुछ पूछा, लेकिन ध्यान ना होने के कारण उसने उन्हें नजरअंदाज किया, जिसके बाद वह उसके पास आ गए और एक सख्त आवाज में उससे वही सवाल दोहराया। कृति का मन अब क्लास में वापस आ चुका था, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं पता था, इसलिए उसने इसकी माफी मांग ली। तब उन्होंने उससे कहा कि वह पढ़ाई में थोड़ा और ध्यान लगाए, तभी वह अच्छे नंबरों से पास हो सकती है। इस पर कृति ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वह टीचर दोबारा से पढ़ाने लगा। पूरे समय कृति ऐसी ही रही। पहले वह जहां सबके व्यवहार से परेशान थी, आज तो उसे किसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि वह बीच बीच में अकेले अकेले मुस्कुराने भी लगी थी, कभी अपने अपने में बात करने लगती। यह सब देखकर जानवी को काफी अजीब लगा और उसने उसी शाम को घर आकर उसके घर वालों को इस बारे में बताया। यह सब सुनकर संध्या जी काफी घबरा गई थी, क्योंकि कृति का व्यवहार अब सच में काफी बदल गया था। वह अब घंटों अपने कमरे में बैठी रहती थी और उसके कमरे में से उसकी बातें करने की आवाज भी आती थी। तब संध्या जी संजय जी से बोली, मुझे लगता है कि हमारी बेटी के ऊपर किसी चुड़ैल वगैरह का साया है।
इसलिए हमें इस बारे में किसी तांत्रिक से बात करनी चाहिए। जिस तरह का बर्ताव अब कृति करने लगी थी, उससे संजय जी को भी यही लग रहा था और इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जल्द किसी तांत्रिक का पता लगाने के लिए कहा। ठीक इसी दौरान कृति कमरे में उस गुड़िया के साथ बैठी थी। वो गुड़िया उससे बोली, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे दुश्मन कृति, वो तुम्हें मारने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए मौका पाकर तुम्हें उन्हें मारना होगा। इस पर कृति ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अब वो मिडनाइट का वेट करने लगी। देर रात जब सब सो गए थे तब कृति अपने कमरे से बाहर निकली और सीधा रसोई में गई। वहां आकर उसने चाकू उठाया और अपने मम्मी पापा के कमरे की ओर बढ़ने लगी। यहां मैं आपको एक बात बता दूं तो कृति के माता पिता कमरे का दरवाजा खोलकर सोते थे और कृति नींद में ही अपने माता पिता को मारने वाली थी। लेकिन यहां किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कृति जब छुरा लेकर अपने माता पिता के कमरे में जा रही थी, उसी समय उसकी छोटी बहन मुस्कान बाथरूम जाने लगी और इस दौरान उसने बाहर की लाइट जला दी। लाइट जलने पर अपनी बहन को अपने मम्मी पापा के कमरे की ओर जाता देखकर वो जोर से चीखी, दीदी तुम यह चाकू लेकर मम्मी पापा के कमरे के बाहर क्यों खड़ी हो? मुस्कान की आवाज रात के सन्नाटे की वजह से बुरी तरह गूंज रही थी, जिसके कारण उसके माता पिता और भाई भी उठ गए। यह देखकर कृति को काफी गुस्सा आया और वह मुस्कान को मारने के लिए उसके पीछे छुरा लेकर दौड़ी। यह देखकर मुस्कान डर के मारे चीखते हुए उससे दूर भागने लगी। कृति के सिर पर खून सवार था और वह मुस्कान के खून की प्यासी हो चुकी थी। इसी दौरान करण अपने कमरे से बाहर आया और अपने सामने यह सब देखकर पहले तो उसे यही लगा कि दोनों बहनें हमेशा की तरह लड़ रही हैं। लेकिन फिर अगले ही पल कृति के हाथों में छुरा देखकर वो उसे रोकने लगा। अब तक उनके माता पिता भी बाहर आ गए थे और मुस्कान भागते भागते उनके पास आकर संध्या जी के पीछे जा छिपी थी। कृति ने इसके बावजूद भी उसके ऊपर वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक तेज आवाज में बोला, पागल हो गई है क्या कृति? अपनी छोटी बहन को मारेगी? यह सुनकर कृति उसे गुस्से में फाड़ खाने वाली निगाहों से देखने लगी और इससे पहले कि करण उससे और कुछ कहता कृति ने उसकी गर्दन पकड़ ली और वह उसकी गर्दन पर काटने ही वाली थी। लेकिन तभी संजय जी और संध्या जी ने मिलकर उसे पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। इन सब से मुस्कान काफी ज्यादा घबरा गई थी और वह रोने लगी। उसकी मां ने उसे शांत करवाया और संजय जी से बोली, बात अब हमारे हाथों से निकल चुकी है। वह चुड़ैल शायद हमारी कृति के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। आपको कोई तांत्रिक मिला क्या? तब संजय जी हताशा भरे स्वर में बोले, बात तो सबसे कर ली है लेकिन कोई नहीं मिला और पता नहीं कब तक मिलेगा। एक काम करता हूं, कल किसी मंदिर के पुजारी को लाकर घर में हवन करवा दूंगा, शायद इससे सब सही हो जाए। संध्या जी भी इसके लिए मान गई और अब वह पूरा परिवार जैसे तैसे वो रात काटने लगा। इस दौरान कमरे के अंदर से कृति के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही। इन सब के अगले दिन संजय जी पास के ही एक मंदिर से एक पंडित को ले आए। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि वह आकर हवन वगैरह कर दें और यह बात बाहर किसी को ना बताएं। इस पर वह पंडित मान गया। इसके बाद जब उस घर में हवन किया गया तो हवन के समय काफी गड़बड़ हुई। कभी सामान गिर जाता, कभी कुछ और। हवन की अग्नि हर 2-3 मिनट बाद शांत पड़ रही थी। इन सबके बावजूद जैसे तैसे उन्होंने वह हवन पूरा किया और हवन के बाद वह पंडित बोले, देखिए अभी जो भी हुआ वो आप सब ने भी देखा था और यहाँ हवा में भी कुछ अजीब तरह की ऊर्जा है जो कि सही नहीं है। शायद कोई शैतानी शक्ति आपके घर में है और जब तक उसे नहीं निकाला जाता आपकी बेटी ठीक नहीं होगी। एक आचार्य हैं जो कि इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा और वह जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।
इन सब के बाद पंडित जी वहां से चले गए और अब संजय जी को उम्मीद थी कि जल्द ही उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। आज घर के सारे लोगों ने छुट्टी ले ली थी और अब वह पूरा परिवार ऐसे ही बैठा हुआ था। कल रात से कृति भी कमरे में कैद थी। उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था और अब तो वह रो रो कर शांत भी हो चुकी थी। अब तक शाम हो चुकी थी और उन लोगों ने अब दरवाजा खोलकर कृति को कुछ खाने को देने का सोचा। वो लोग इसी बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी जानवी वहां आ गई। आज कृति कॉलेज नहीं आई थी और जबकि आज एक बहुत जरूरी टेस्ट भी था, इसलिए जानवी उसके बारे में पूछने के लिए घर आई थी। लेकिन यहां तो उसे अलग ही कहानी सुनने को मिल रही थी। जानवी को शुरू से ही कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन कृति के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो लोग इन्हीं सब बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी मुस्कान बोली, दीदी ने कल से कुछ नहीं खाया है और अब तो वह कुछ बोल भी नहीं रही है। उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तब उन सब ने मिलकर दरवाजा खोलकर कृति को खाना देना का सोचा। संध्या जी ने एक प्लेट में थोड़ा खाना निकाला और फिर चम्मच वगैरह प्लेट में डालकर वे सारे कृति के कमरे में आ गए। कृति बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे यूं देखकर संध्या जी खुद को संभाल ना सकी और दौड़कर उसके पास गई। अपनी मां को देखकर कृति फूट फूट कर रोने लगी। अब कृति बिल्कुल सामान्य लग रही थी, इसलिए अब सब उसके पास आकर बैठ गए और उससे बातें करने लगे। कृति को फिलहाल सामान्य देखकर जानवी को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वह अभी कुछ समय पहले तक जहां सबकी खून की प्यासी थी वहां अब वह बिल्कुल सामान्य कैसे हो सकती है। यही सब सोचकर उसने कृति से पूछा, कृति वैसे तुम किससे बातें करती हो? मैंने तुम्हें देखा था अपने में हंसते मुस्कुराते हुए और कभी कभी तुम बिल्कुल धीमे धीमे भी कुछ बोलती थी। यह सुनकर कृति उसे घूरने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल वह बोली, मुझे याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। यह सुनकर जानवी बोली, तुम बोल रही हो कि तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुम यह तो बता रही हो कि तुम कॉलेज गई थी। कल क्या क्या हुआ था? तुम्हें यह सब याद है, लेकिन बाकी कुछ याद नहीं। यह कैसे हो सकता है? यह सुनकर सभी लोग कृति के चेहरे की ओर देखने लगे। कृति कुछ समय खामोश रही और फिर अगले ही पल वह अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे पता है कि तुम लोग मेरे दुश्मन हो। तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उससे पहले मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगी। यह सुनकर वे सारे लोग घबरा गए और करण उसे रोकने के लिए आगे आया। लेकिन ठीक इसी दौरान कृति ने उस प्लेट में से कांटा चम्मच लेकर करण के पेट में घोंप दिया। इन सब से वे सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए और करण को बचाने के लिए आगे आए। मौके का फायदा उठाकर कृति ने करण को उन सबके ऊपर धक्का दे दिया और वहां से बाहर की ओर भागी। बाहर आकर उसने दरवाजा लगाया और अब कृति क्या कर रही है यह किसी को भी पता नहीं था। वह सारे लोग करण को संभालने लगे। तभी जानवी बोली, हमें यहां से जैसे तैसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो ना जाने कृति क्या करे। वह हम सभी के खून की प्यासी है। क्या इस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? तब संजय जी बोले, इस कमरे से बाहर निकलने के लिए खाली यही दरवाजा ही है। बाकी यहां पीछे की तरफ जाली की खिड़की लगी हुई है जिसके ऊपर लोहे की ग्रिल है, तो यहां से बाहर निकलना मुश्किल है। वे सारे इस बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक संजय जी का फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ वह पंडित जी थे जिन्होंने आकर हवन किया था। उन्होंने एक आचार्य से इस बारे में बात की थी और अब वह आचार्य संजय जी से इस बारे में बात करना चाहते थे। फोन उठाते ही वह बोले, देखिए पंडित जी ने आपके घर की सारी बातें बताई। अब आप यह बताइए कि यह सब कब से हो रहा है? तब संजय जी ने बताया कि यह सब कृति के जन्मदिन के बाद से हो रहा है। यह सुनकर उन्होंने पूछा कि क्या आपकी बेटी को किसी ने जन्मदिन पर कोई चीज दी थी क्या, जिसके साथ वह ज्यादा समय तक रहे?
यह सुनकर संजय जी बोले, उसे उसके जन्मदिन पर हमने और उसके दोस्तों ने काफी कुछ दिया था, लेकिन उनमें से ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ वह ज्यादा समय तक रहे। उसे जो भी कपड़े वगैरह मिले हैं वह एक आध बार डाल चुकी है, इससे ज्यादा नहीं। तभी मुस्कान बोली, पापा एक गुड़िया भी तो दीदी को जन्मदिन पर मिली थी। दीदी उसके साथ बहुत रहती है, उसी को साथ में लेकर सोती है। यह सुनकर फोन के दूसरे तरफ से वह आचार्य जी बोले, होना हो यह वही है। आपकी बेटी के किसी करीबी ने बड़ी ही सोच समझकर यह किया है। उसे आपकी बेटी की पसंद अच्छे से पता होगी, तभी उसने एक गुड़िया लेकर उसके अंदर एक बुरी शक्ति को कैद करके तुम्हारी बेटी को दे दिया, और अब वह बुरी शक्ति तुम्हारी बेटी को ले जाने की कोशिश करेगी। इन सब से बचने का एक ही तरीका है, इस बुरी शक्ति के सोर्स को यानी कि उस गुड़िया को जला दो। गुड़िया के जलते ही वह बुरी शक्ति यहां से आजाद हो जाएगी और इससे सब सही हो जाएगा। और हां, हो सके तो यह काम आज के आज कर देना। बोलकर दूसरी तरफ से उन्होंने फोन रख दिया। लेकिन कृति के माता पिता काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर उसके दोस्तों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और मुंह पर तो उसके दोस्त कितने अच्छे बनते थे और मन से उसके लिए इतना बुरा सोचते हैं। सब लोग इस बारे में सोच रहे थे कि तभी संध्या जी बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन आखिर किसने उसे वह गुड़िया दी थी? तब जानवी कुछ देर शांत रही और फिर वह बोली, मुझे लगता है कि यह गुड़िया जरूर नीरव ने ही उसे दी होगी। यह गुड़िया काफी ज्यादा महंगी आती है और हम में से सिर्फ नीरव ही ऐसा है जो इतनी महंगी चीज अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब संजय जी बोले, यह सब हम बाद में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो पहले हमें ऊपर जाकर उस गुड़िया को जलाना होगा। सब लोगों को यह बात सही लगी और फिर अब वह सारे वहां से बाहर निकलने की प्लानिंग करने लगे। उस कमरे से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन ऊपर की तरफ एक छोटी सी खिड़की जरूर थी और वह खिड़की रसोई में जाकर खुलती थी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इतने ऊपर तक कोई चढ़ेगा कैसे? तब उन सब लोगों ने मिलकर यह फैसला किया कि वह सारे लोग उनमें से किसी एक को ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे और फिर वह वहां से निकलकर रसोई में चला जाएगा और फिर मौका देखकर दरवाजा खोल देगा। उन सब ने मिलकर जानवी को ऊपर भेजने का फैसला किया और फिर उन सब ने जैसे तैसे जानवी को ऊपर उठाकर ऊपर की खिड़की तक पहुंचाया। जानवी जैसे तैसे रसोई तक पहुंची और फिर जब कमरे के दरवाजे तक जाने लगी तो उसने देखा कि दरवाजे के सामने कृति बैठी हुई थी। कृति के हाथ में चाकू था और इस वक्त वह काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। जानवी को पता चल चुका था कि अगर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश किया, उसके सामने गई तो उसका हाल क्या होगा। इसीलिए उसने फिलहाल के लिए ठंडे दिमाग से काम लेने का फैसला किया। कृति का कमरा ऊपर की तरफ था और फिलहाल वह नीचे थी। ऐसे में जानवी के पास अच्छा मौका था उस गुड़िया को जलाने का। यही सोचकर जानवी रसोई की खिड़की से बाहर की तरफ आई और अब वह कृति के कमरे की ओर जाने की प्लानिंग करने लगी। लेकिन यहां उसे पता था कि अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसने आसपास के कुछ लोगों से मदद मांगी। कुछ लोग इसके लिए मान गए और फिर अब वह सारे संजय जी के घर की ओर निकल पड़े। सारे लोग रसोई की ही खिड़की से जैसे तैसे घर के अंदर घुसे और कृति को घेर लिया। यह सब देखकर कृति ने वह चाकू अपनी गर्दन पर रख लिया और बोली, अभी के अभी तुम लोग यहां से चले जाओ, वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगी। सब लोग उसकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। यह देखकर कृति ने वह चाकू अपनी गर्दन पर हल्का सा घुसा दिया, जिसके कारण उसकी गर्दन से थोड़ा खून निकलने लगा। यह देखकर वह सारे अपनी जगह पर रुक गए और जानवी की ओर देखने लगे। जानवी इन सब से थोड़ा डर गई थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कृति को इससे कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए वह बोली,
ठीक है, हम सब जा रहे हैं, लेकिन बस तुम कृति को कुछ मत करना बोलकर जानवी और बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर अगले ही पल कृति का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। देखते देखते उसके शरीर में से बहुत सा काला धुआं निकलने लगा। सारे लोग हैरानी से यह सब देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी जानवी बोली, अच्छा हुआ कि हमारी योजना सफल हो गई। जब हम यहां पर इससे बातों में लगे हुए थे, तभी आपके एक साथी ने ऊपर जाकर वह गुड़िया जला दी। कृति का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और कुछ देर ऐसे ही तड़पने के बाद उसके शरीर में से धुआं निकलना बंद हो गया और इसी के साथ ही वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो बिल्कुल सामान्य थी। उसे एक एक करके सारी बातें याद आ रही थी और वह सब याद करके वह रोने लगी। अब तक सारे लोग जा चुके थे और घर में सिर्फ घर वाले और जानवी ही रह गए थे। उन लोगों ने उन्हें सारी बात बताई और उससे पूछा कि आखिर वह गुड़िया उसे किसने दी थी। तब कृति बोली, मुझे पता नहीं है, क्योंकि उन सभी गिफ्ट के ऊपर किसी का भी नाम नहीं लिखा था। तो किसने क्या दिया मुझे नहीं पता। यह सब सुनकर सारे लोग जानवी की ओर देखने लगे, क्योंकि उसके जन्मदिन पर जानवी ने भी तो उसे गिफ्ट दिया था। तब जानवी ने उन्हें बताया कि उसने तो कीर्ति को नीले रंग का एक सूट दिया था और जिस दुकान से उसने वह लिया था वह उसे दिखा सकती है। सब लोगों ने इसके लिए मना कर दिया। अभी थोड़ी देर बाद जानवी वहां से चली गई। आज रात सब कुछ सामान्य था। वह वापस पहले की तरह हो गई थी, या फिर वह पूरी तरह से पहले की तरह नहीं रही थी, क्योंकि अब वह भी सबसे बिल्कुल हिसाब से बोलने लगी थी। हमेशा हंसने बोलने वाली कृति अब सबसे सोच समझ कर ही बोलती थी। उसका यह बर्ताव सबको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद यह सबके लिए बिल्कुल सामान्य हो गया था। एक दिन बातों ही बातों में प्रीति ने कृति से कहा, पहले जानवी भी बहुत हंसती खेलती रहती थी, फिर पता नहीं कैसे उसके साथ यह सब हो गया, जिसकी वजह से अब वह बिल्कुल हिसाब से रहती है। फिर अब तुम भी ऐसी ही हो गई हो। तुम दोनों में एक चीज कॉमन थी और वह यह कि तुम दोनों को ही बीच में नींद में चलने की अजब बीमारी हुई थी। लेकिन अब तुम दोनों ही ठीक हो और उसके बाद तुम दोनों ऐसे हो गए। पता नहीं क्यों यह बड़ा अजीब लगता है। यह सुनकर कृति को काफी ज्यादा अजीब लगा और उसने जानवी इस बारे में बात की। तब जानवी ने बताया, हाँ, पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह थी, लेकिन फिर पता नहीं कैसे मेरे साथ भी वह सब हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ था। मुझे भी काफी महंगा तोहफा मिला था मेरे जन्मदिन पर, लेकिन ना जाने वह किसने दिया था। उसकी वजह से जो तुमने झेला है वह मैं भी झेल चुकी हूं। इन सब के बाद मैंने सबसे दूरी बना ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ यह सब दोबारा हो, क्योंकि शायद जिसने भी यह किया है उसे मेरा इस तरह से रहना पसंद नहीं था। यह सुनकर कृति को काफी ज्यादा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो उन सब के साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन इसका पता चला ही नहीं, क्योंकि वह जो कोई भी था बड़ा चालाक था। उसने बड़ी चालाकी से यह मुसीबत उनके घर पहुंचा दी और उसके बाद मुखदर्शक बन गया। इन सबको 1 साल हो चुके हैं। जानवी और प्रीति अभी काफी अच्छे दोस्त हैं। उन लोगों की ज्यादा किसी से अब दोस्ती नहीं है और आपस में वह एक दूसरे के साथ पहले की तरह ही रहते हैं। लेकिन उन्हें आज तक यह नहीं पता चला कि आखिर वह गुड़िया उन दोनों के पास किसने भेजी थी। तो साथियों, कृति के साथ जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं उसका कोई करीबी था जो उसका नुकसान चाहता था। कई बार कुछ लोगों को दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है और वह उनकी खुशी में आग लगाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और जैसा कि हमें पता चला है कि जानवी और कृति दोनों ही हंसमुख स्वभाव की लड़कियां थी और हर चीज का हंसकर जवाब देती थी। पढ़ाई में भी ठीक थी, तो कहीं ना कहीं किसी को उनका ज्यादा हंसना दिक्कत कर रहा था और उसी ने इतनी भयंकर चाल चलकर एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी खराब कर दी। हालांकि भगवान ने
कहीं ना कहीं उनको अनजाने में साथ दिया और उनके साथ कुछ ज्यादा बुरा नहीं हुआ और जो भी वह ताकत जो उसे गुड़िया के अंदर थी उसको समय रहते नष्ट कर दिया गया और ना ही उसने उस समय अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाया। वरना कई बार हमें कई स्टोरी में जानने को मिलता है कहीं आत्मा इतनी ज्यादा बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है कि वह किसी की जान तक ले लेती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि काफी अच्छी बात रही। और आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी से अनजाने में किसी भी प्रकार की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। आज के जमाने में आपका ख्याल रखने वाले कम और आपके अंदर बुराई ढूंढने वाला ज्यादा मिलेंगे। यहां तक कि लोग खुश तब होते हैं जब दूसरा आदमी दुखी होता है। अरे भाई, जब सामने वाला खुश है तो आप भी उसके अंदर खुशी ढूंढो ना। तुम्हें उसको दुखी करने की जरूरत कहां पड़ रही है। लेकिन पता नहीं आज के लोगों को बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप सभी से अगले एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।